हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस VMSM प्रोग्रामिंग क्लासेस चैनल के अंदर में। तो आज दोस्तों, आज जो है जो ये जो सेशन ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर जो है मैं लेकर के आया हूँ। जैसा मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर जो लेकर के आऊँगा वो फीचर्स ऑफ जावा, जावा का क्या फीचर्स है वो सब मैं लेकर के आऊँगा। मैंने आपसे ऐसा बोला था। तो आज का जो हमारा जो सेशन जो रहने वाला है वो फीचर्स ऑफ जावा के ऊपर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो जो लोग आज ये इस वीडियो को देखेंगे वो प्लीज जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। मैंने कुछ ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया है हर उस टॉपिक के बारे में, जो आपको आगे जो है वही टॉपिक जो है एक एडवांस लेवल तक लेकर के जाएगा। तो अगर आप ये टॉपिक अगर मिस करते हैं तो देन जो है आगे आपको दिक्कत होगी। सो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें आप, और चीजों को समझें, और जो चीज समझ में नहीं आता हो वो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं एज ए कमेंट थ्रू। ओके, सो बिना टाइम को लैप्स किए हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन, फीचर्स ऑफ जावा। तो यहाँ पे क्या है कि दे आर फॉलोइंग जो है फीचर्स ऑफ जावा सच एज, जैसे हमारे पास क्या है, जावा का कुछ फीचर्स है। जैसे जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, इसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, मतलब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पोर्टेबल नेचर का होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर्ड है, रोबस्ट नेचर का, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस है, इसके पास मल्टी थ्रेडेड का फीचर्स है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है और डायनेमिक लैंग्वेज है। तो ये जो फीचर जो लिस्ट किया है, मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दूंगा हर वो चीज। और जब आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यही टॉपिक जो है आगे हम लोग एडवांस में पूरे डिटेल में सीखेंगे। मैं ये मान करके ये क्रैश कोर्स नहीं चला रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के व्यू से आपका जो है, मैं ये जो है पूरे डिटेल में ही लेकर के चलूंगा। मैंने ये इसलिए क्रैश कोर्स इसलिए नाम दे दिया ताकि जो लोग को जल्दी जल्दी में देखना हो, सीखना हो, तो आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं चीजों को। तो ये जो है पूरा का पूरा, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, हमारा ये जो जावा जो है एक क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, तो देखिए लिखा हुआ है कि जावा इज ए वेरी इजी टू लर्न, मतलब जावा को जो है सीखना जो है बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जावा जो एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक है। एंड इट्स सिंटेक्स इज सिंपल, और इसका जो सिंटेक्स है बहुत ही आसान है। जब हम आगे प्रोग्रामिंग जब हम आपको सिखाएंगे, लाइव करके दिखाएंगे सब कुछ, तो देन आपको उस टाइम बहुत ही इजी लगेगा। नेक्स्ट है कि क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और इसका जो कोड जो होता है ना, बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में अगर देखें ना थोड़ा सा, तो आपको बहुत ही मतलब साफ सुथरा कोड दिखेगा। आप पढ़ करके खुद से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कोडिंग का, तो आप जब उस कोड को देखेंगे ध्यान से तो आपको हर वो चीज ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सो इसीलिए जावा को जो है सिंपल बोला जाता है। नेक्स्ट है कि जावा हैज रिमूव द मैनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज्ड फीचर्स। जावा जो है कुछ फालतू का जो फीचर जो था, जैसे C++ में था, या कुछ सी के अंदर था, जो भी अदर प्रोग्रामिंग के अंदर था, तो जावा क्या किया कि वो जो एडवांस जो फालतू के जो फीचर जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स थे फालतू का, वो इसको क्या कर दिया, इन्होंने रिमूव कर दिया। जैसे C++ के अंदर पॉइंटर का कुछ कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इसने जावा में क्या है कि ये सब चीजें नहीं यूज में आती। नेक्स्ट है कि देयर इज नो नीड टू रिमूव द अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए या उसका कोई रेफरेंस नहीं हो, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है उसको जो है अपने मेमोरी से हटा देता है। मतलब इसके पास क्या है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का फीचर है, जो बहुत ही एडवांस फीचर है। जो गार्बेज का मतलब, कहने का मतलब, जैसे कचरा घर में क्या हो जाता है, जब हमारे रूम में बहुत सारा कचरा हो जाता है, तो हम मैनुअली क्या करते हैं, उसको झाड़ू के थ्रू जो है उसको उस सारे कचड़े को निकाल करके हम डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जावा क्या करता है कि जब आप जो कोड लिख दिए और कोड का आप यूज नहीं कर रहे हो, तो देन ऑटोमेटिकली जो उसको उस प्रोग्राम के लोडिंग, मतलब
जो है हमारा जो कंट्रोलर है उसके ऊपर लोड ना पड़े, उसको साइड में कर देता है मेमोरी से। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि सिंपल लैंग्वेज इसको क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इसके पास क्या है, जावा, जैसे हम आपको पढ़ाए थे फर्स्ट टाइम में कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, तो इसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी कॉन्सेप्ट है। मतलब जावा के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट के मतलब मदद से ही बनाते हैं, ऑब्जेक्ट और क्लास को यूज करके ही बनाते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाते हैं जावा के अंदर, और इसी वजह से इसको जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, और इसीलिए आज हम ये फीचर्स भी पढ़ रहे हैं। तो जैसा हमने लिखा है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक क्या है, और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में जो भी चीज होता है ना, वो सब क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, जैसे बोलते हैं कि हम जो है फिजिक्स में जब कोई अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि मैं साइंस ओरिएंटेड हूँ, मतलब एक एक फिक्स वे में, ठीक है। उसी तरीके से मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो भी हम काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट के मदद से करेंगे, और इसीलिए इसको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का दर्जा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट जो है, हाँ एक बात और की टाइप्स ऑफ, और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से क्या करते हैं हम किसी भी डेटा का जो है कोई भी उसका जो है जो उसका बिहेवियर हो या उसका जो फीचर जो हो, हम उसको साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर पाते हैं, जो आपको हम इनहेरिटेंस में आगे चल के दिखाएंगे। नेक्स्ट है कि कुछ इसका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक फीचर्स हैं इसके अंदर में आते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आपके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसे ऑब्जेक्ट तो हम लोग जनरल में साइंस में जब पढ़ते हैं, आप कोचिंग में जाकर के जब साइंस में पढ़ते होंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आप बोलते होंगे कि ऐसा चीज जो जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज अ मैटर लाइक दिस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, एक तरह से एक कोड है, एक एंटिटी है, जिसके पास क्या होता है कि स्टेट और बिहेवियर होता है। किसका, या तो क्लास का हो सकता है या तो फिर मेथड का हो सकता है, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो या तो किसी क्लास का क्रिएट करते हैं या तो फिर मेथड का क्रिएट करते हैं, ताकि हम उसको दूसरे जगह पे भी एक्सेस कर पाए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने का मेन फीचर्स यही था कि हम कम से कम कोड में एक ही चीज को हम जहां पे चाहे जितना बार चाहे आसानी से यूज कर सके, यूज में ला सके। कोड रियूजेबिलिटी में भी फायदा करता है ये। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हम जैसे एग्जांपल लिए हुए, कार है, बाइक है, मार्कर है, पेन, टेबल, जो भी हमने आपके सामने जो चीजें दिख रहा है वो सब सारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का जो जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्ट का क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके पास क्या होता है, स्टेट होता है। मतलब ये किसी भी चीज को, किसी भी चीज के जो है जो वैल्यू जो होता है, ठीक है, जो डेटा होता है वो चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, तो बिहेवियर मतलब वो ये क्या करता है, किसी भी बिहेवियर करने का मतलब उसका काम करने का जो तरीका हो, बोलने चाहिए, मतलब हम लोग अपने सेंस में जो समझते हैं, जैसे बोलते हैं कि उस आदमी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मतलब वो जो काम करता है ना, या हमसे जो कम्युनिकेशन करता है वो एक अच्छे तरीके से करता है। तो ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो किसी भी चीज के बिहेवियर को भी, मतलब फंक्शनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप एटीएम में क्या करते हो, जाते हो तो पैसा डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का फंक्शनैलिटी हो गया किसका, तो एटीएम एक ऑब्जेक्ट का। उसी तरीके से ये कोड में भी ऐसा काम करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी, मतलब ये पहचान दिलाने में भी मदद करता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड वाया द यूनिक आईडी। हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं किसी भी क्लास का या मेथड का, तो हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं। अब ये कैसे लेते हैं तो हम जब आगे पढ़ेंगे, या आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ टाइप करके। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक क्लास जो है, जैसे सपोज मेरे पास एक क्लास है ए नाम का, तो अगर इसका जो है रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा, हमको एक यूनिक आईडी देना होगा, तो हम इसमें मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं। ओबीजे ऑब्जेक्ट लिख दिया, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, उसके बाद फिर क्लास का नाम,
और ऐसे ये पैरेंथेसिस दे करके सेमीकोलन दे देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि अब जो ए नाम का जो क्लास है, तो क्लास के अंदर जो भी सारा चीज होगा ना, वो सब किसके पास आ जाएगा, इस रेफरेंस वेरिएबल के पास आ जाएगा। तो ये फायदा है, ये आइडेंटिटी करवाता है कि ये जो अब हम मान लीजिए इस ओबीजे को जहां जहां लेकर के जाएंगे, तो ये इस क्लास के बारे में ही सिर्फ बताएगा, बाकी किसी के बारे में नहीं बताएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ एक बात और, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी है जो छूट रहा था आपका, कि द वैल्यू ऑफ द आईडी इज नॉट विजिबल टू द एक्सटर्नल यूजर। अब इसका जो भी वैल्यू वगैरह है ना, वो आपको दिखेगा नहीं, वो इंटरनली वर्क करता है। नेक्स्ट है कि however जब कभी जो है हम लोग, इट इज यूज्ड टू इंटरनली बाय द Debian टू आइडेंटिफाई द ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली। अब मान लीजिए आपने तो यहाँ ओबीजे लिख दिया कि हाँ भाई इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल ले लिया ओबीजे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया न्यू कीवर्ड के मदद से, क्योंकि न्यू कीवर्ड को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। तो अब ये जो चीज है वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है, तो जावा के अंदर एक एक जेवीएम मशीन होता है। अब वो कोई हार्डवेयर चीज नहीं है, वो एक वर्चुअल चीज, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही है, जावा के अंदर में है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेवीएम बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। इसी के अंदर हम जो कोड लिखते हैं, जो आप टेक्स्ट एडिटर में जो कोड जावा का टाइप करेंगे, जो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे, तो कोड क्या होता है, सबसे पहले वही जेवीएम के अंदर में लोड होता है। फिर वो उसके अंदर में जाने के बाद जेबीएम क्या करता है, हर उस चीज को अलग अलग बॉक्सेस के अंदर, अलग अलग एरिया के अंदर स्टोर कर देता है। जैसे कोई अगर मान लीजिए हीप एरिया के अंदर सारा फंक्शनलिटी, ठीक है, आगे हम जो जेबीएम के ऊपर जब आएंगे तो हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप शॉर्ट में समझिए कि जेबीएम एक एरिया है जहाँ पे कोड जो है क्या होता है, पर्टिकुलरली कोड जो है जाकर के अपने एरिया में स्टोर हो जाता है। मतलब मेथड एक अलग एरिया में जाएगा, एक वेरिएबल जो अलग एरिया में जाएगा, जो फंक्शन होता है सारा चीज वो अलग एरिया में जाएगा, जो जो ट्रांसलेटर का काम होता है वो अलग जगह पे होगा। सारा चीज जो है काम वो जेवीएम के अंदर में सेपरेट सेपरेट जगह पे होता है। सो नेक्स्ट, जैसे मान ली एक एग्जांपल मैंने लिया है कि पेन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा, हम जिस कंप्यूटर से, जिस लैपटॉप से अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी एक ऑब्जेक्ट है। इट इज अ नेम इज रेनॉल्ड्स। इसका जो है क्या, मान लो जैसे पेन का नाम है रेनॉल्ड्स, जैसे आप घर जाते हो दुकान में तो लिंक स्मार्ट बोलते हो, ग्लाइसर बोलते हो ना, तो उसी तरीके से मानते हैं हम लोग रेनॉल्ड्स का मेरे पास पेन है, जिसका कलर क्या है, व्हाइट है, और नोन एज इट्स स्टेट। अगर हमसे कोई पूछेगा कि जो पेन है आपके पास उसका क्या स्टेट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई वो रेनॉल्ड कंपनी का है और उसके पास क्या है, वो हमारा रेड कलर का पेन है, या जो भी आपका कलर होगा, व्हाइट व्हाइट होगा तो व्हाइट कलर का पेन है। इट इज यूज टू राइट और राइटिंग इट इज बिहेवियर। और हम पेन से करेंगे क्या, तो लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो ये उसका क्या होगा, फंक्शनलिटी हो गया, मतलब उसका ये बिहेवियर हो गया। तो आई होप आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसकी जगह पे आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए कार है। अब कार है तो आप मान लीजिए टेस्ला कंपनी का रखे हुए हैं कार, या बीएमडब्ल्यू का कार है आपके पास, या रेंज रोवर है। तो वो कलर उसका जो होगा, मतलब ब्रांड और कलर जो हो गया, ये दोनों क्या हो गए, स्टेट हो गए उसके। और जो कार जो है वो कैसे चलता है, उसके अंदर में एसी है कि नहीं, ये सब सारा जो उसका जो फंक्शनलिटी जो होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा। मतलब कार एक ऑब्जेक्ट का स्टेट और फंक्शनलिटी जो है हम लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप किसी को भी समझा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और जब ये ऑब्जेक्ट और भी ज्यादा आपका क्लियर होगा, कब, जब हम प्रोग्रामिंग लेकर के आएंगे तब। ठीक है, तो अभी मैं जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो थ्योरी में आपको दिक्कत ना हो। आप अगर एग्जाम देने जाए तो ये इस नोट्स के थ्रू जो है, आप वीडियो को पॉज करके बना ले नोट्स। आप ये नोट्स अगर यूज करते हैं वहां पे, तो आपको दिक्कत ना हो कि हम क्या लिखें। ठीक है, शॉर्ट में मैं समझा सकता हूँ, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको नोट्स भी मिल गया और आप समझ भी जाएं, दोनों बेनिफिट आपको देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो इस सो आप अच्छे से ध्यान से हर चीज को सीखें, और जहां पे अगर डाउट लगता हो तो आप हमसे कमेंट करके मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि एक पार्ट होता है किसका, तो क्लास का। इंस्टेंस करने का मतलब उसका हिस्सा एक। ओके, नेक्स्ट है कि क्लास एक क्या होता है, टेम्पलेट होता है। भाई क्लास बार बार वर्ड आप सुन रहे हैं, तो क्लास क्या है, तो क्लास एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है, मतलब कह लीजिए एक तरफ से कि एक एरिया है, एक एक चीज है, एक एंटिटी है,
जो फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जिसके मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। मतलब क्लास एक टेम्पलेट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जिसके मदद से ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट किया जाता है। इसीलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का दर्जा भी दिया गया है। जी हाँ, मतलब क्लास को जो है ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर क्वेश्चन आता है, क्लास इज ऑल्सो नोन एज, और ब्रैकेट में जो ऑल्सो नोन एज, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ओके, या अगर ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन देता है तो उसमें से जो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का जो ऑप्शन होगा वही आप उसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट, तो एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसीलिए जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का एक हिस्सा होता है, क्लास का ही पार्ट होता है, जिसके पास क्लास के बारे में हर सारा चीज, सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन इसी के पास होता है। ये जिसका भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है कि अब जो है ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन जो है कुछ और भी है, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे, तो उसी को मैंने ये एक्स्ट्रा बना करके लिखा है कि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होता है। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट एंटिटी विच हैज द स्टेट एंड बिहेवियर होता है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है। जो प्रीवियस में मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया वही चीज है यहाँ पे। तो आप अगर इसको लिखना नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो पीछे आप जो मैंने समझाया वही समझो आप, ठीक है, वही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये लाइन बस आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने के लिए है, आप एक्स्ट्रा कुछ लिख करके बढ़ा करके आप कॉपी भर सकते हो। तो सेम थिंग्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करेंगे प्रोग्राम में, वो तीन तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। या तो किसी रेफरेंस वेरिएबल की मदद से, जैसे ऊपर में मैंने दिखाया, या किसी मेथड के हेल्प से, या फिर एक कंस्ट्रक्टर के मदद से। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर अब मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई आप क्लास बनाते हैं ए नाम का, और उसी ए नाम का एक फंक्शन भी बना देते हैं। मतलब क्लास के नाम का ही एक अगर कोई फंक्शन बन जाता है, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे, वो एक कंस्ट्रक्टर हो जाता है प्रोग्राम में। तो ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, जब प्रोग्रामिंग में जब आऊंगा, अभी बहुत सारा टॉपिक्स आपका थ्योरी में पढ़ना है, तो ये जैसे ही खत्म होगा, वन वन या 2 वीक के बाद, तो देन जो है हर वो कॉन्सेप्ट आपका पकड़ में आ जाएगा और आप समझने लगोगे अच्छे चीजों को। अभी आप अगर पैसेंस खोओगे तो देन आप फिर नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको पैसेंस पेशेंस रखना होगा कि हाँ, ये धीरे धीरे हमको सीखना है और आगे इस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करना है, देन हम जो है सारा प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो है बिना नाम का क्रिएशन होता है। बोला गया कि एनोनिमस जो है सिंपली मीन्स नेमलेस होता है। एनोनिमस का मतलब नेमलेस चीज, मतलब ऐसा चीज जिसका कोई नाम ही ना हो। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई रेफरेंस ना हो, जिसका कोई नामो निशान ना हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ओनली। जब हम ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम हम इस चीज को यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि इफ यू हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट ओनली वंस, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार यूज करना चाहते हैं, एन एनोनिमस ऑब्जेक्ट इज गुड अप्रोच, तो उस टाइम जो है आप क्या कर सकते हैं, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लाइक दिस, न्यू कीवर्ड लगा दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कोई रेफरेंस वेरिएबल है, ना हम किसी मेथड या क्लास का नाम लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या लिखे, न्यू कीवर्ड, और जो यहाँ पे फंक्शन या जो क्लास है हमारा, उसका नाम। तो इससे क्या होगा कि जो कैलकुलेशन नाम का जो क्लास है या कैलकुलेशन नाम का जो मेथड है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लास। क्लास क्या होता है, तो क्लास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है विच हैव द कॉमन प्रॉपर्टीज, जिसके पास क्या होता है, एक अपना प्रॉपर्टीज होता है, कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। क्लास के अंदर हम मेथड डिफाइन करते हैं, वेरिएबल लेते हैं, बहुत सारा चीज हम क्लास के अंदर ही काम करते हैं, तो इसीलिए उसको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला गया है, ठीक है। और क्लास की मदद से क्या करते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। तो और क्लास को एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं हम लोग, क्लास इज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। फिर नेक्स्ट है कि अभी जस्ट ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। फिर इट इज ए लॉजिकल इंटिटी। ये जो है क्लास क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है, मतलब आप इसको कोई छू नहीं सकते हो, देख और सिर्फ देख सकते हो एज ए कोड के फॉर्म में। नेक्स्ट है कि क्लास इन जावा कैन कंटेन्स। अब क्लास के अंदर क्या क्या होता है भाई, देखो, तो क्लास के अंदर फील्ड्स आपको मिलेगा,
मतलब ब्लॉक्स डिफाइन होता है करली ब्रेसेस के थ्रू। ओके, मेथड्स होंगे उसके अंदर में, कुछ कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ब्लॉक्स हो सकता है, और नेस्टेड क्लास या इंटरफेस भी हो सकता है। मतलब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास भी हो सकता है, उसको नेस्टेड क्लास बोलते हैं। इंटरफेस जो है एक तरह का इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, एक कीवर्ड है ये, जिसके मदद से इनहेरिटेंस को हम परफॉर्म करवाते हैं। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं करना, ये चीज हम सारा डिटेल में ही बात करेंगे। तो मैं बस मतलब ब्रीफ में जो है ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इसलिए आप इस चीज को जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझो आप, और नोट्स कर लेना प्लीज वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है, अब इसका जो है सिंटेक्स कैसा होगा, ठीक है। तो क्लास को अगर डिक्लेयर करना हो तो सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे है क्लास, क्लास का नाम, और उसके अंदर में जो फील्ड जो मेथड जो आपको रखना है वो रख लो। ओके, तो इस तरीके से आपका क्लास एक बन जाएगा। और ये करली ब्रेसेस का ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग जो हो रही है उसके लेबल, मतलब उसके ब्लॉक को दिखा रहा है। ये जो क्लास जो भी बनेगा इसका जो है ये यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री है, इसके आगे ये काम अपना नहीं करेगा। ओके, इसका बाउंड्री नहीं है। जैसे आपका घर का बाउंड्री होता है ना, कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का जमीन है टोटल, उसी तरीके से हम क्लास का बाउंड्री सेट करते हैं कि ये जो है इसका जो है यहाँ से यहाँ तक का ही एक्सेसिबिलिटी है, इसके आगे का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस, बहुत ही मतलब मजेदार टॉपिक है, और ज्यादातर ये इंटरव्यू में वगैरह में पूछे जाने वाला टॉपिक है, या एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है ये चीज यहाँ पे अभी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इनहेरिटेंस जो है बहुत ही एक अलग ही टॉपिक चलेगा इसका, बहुत ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ये सब जो चीज है वो क्या है, एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिटेल में लेकर के आएंगे। तभी आप समझने का ट्राई करेंगे कि इनहेरिटेंस एक क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है एक्वायर, मतलब सारा चीज ले लेता है, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्लास ए नाम का है और एक क्लास बी नाम का है, तो अगर बी के अंदर हम चाहते हैं कि सारा प्रॉपर्टीज ए का डाल दें, तो हम वो कैसे कर पाएंगे, तो वो इनहेरिटेंस के मदद से कर पाएंगे। तो जावा के अंदर एक फीचर्स है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में, कि अगर एक क्लास किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को गेन करता है, एक्सेस करता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। जैसे एक और एग्जांपल समझाते हैं आपको, कि जैसे आप है, आपके भैया हैं, तो मान लो बुआ का बेटा है। अब बुआ का बेटा थोड़ा सा बदमाश है, और आपका जो है थोड़ा सा नेचर सीधा साधा है। तो आप अगर बुआ के बेटा का नेचर अगर आपके अंदर आ जाता है, तो आप क्या हो गए, आप उससे इनहेरिटेड हो गए। मतलब उसका जो प्रॉपर्टी जो था उसके अंदर का, जो गुण था वो आप में आ गया। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप अफेक्टेड हो गए, मतलब उसका चीज आप में आ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसा मैंने अभी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो, इनहेरिटेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है इज अ रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, अगर किसी क्लास के प्रॉपर्टीज को अगर कोई दूसरा चीज अगर एक्सेस करता है, कहीं ना कहीं क्या है, वो उसी से बना। फाइनली क्या होगा, उसका सारा प्रॉपर्टीज किसी दूसरे में जा रहा है, तो दूसरा वाला जो क्लास जो हुआ वो क्या हो गया, टोटली डिपेंडेंट हो गया एक अपने ऊपर वाले क्लास के। यानी जैसे हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग जो बच्चे जो होते हैं, हम लोग अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे वो पेरेंट्स बनते हैं, हमको जो भी चीज जरूरत होता है हम अपने माँ बाप से मांगते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई क्लास बी है, अगर वो क्लास के ए के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, तो क्लास ए जो है उसके लिए एक पेरेंट क्लास बन जाएगा, और जो बी जो होगा वो वो क्या हो जाएगा, वो क्लास ए का चाइल्ड हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी इसके ऊपर हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत करना, और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बस नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं जो सच चीज समझा रहा हूँ उसको समझने का ट्राई करो और नोट्स बनाते चले जाओ। नेक्स्ट है कि इट इज यूज फॉर कोड रियूजेबिलिटी। अब देखो, अब मान लो अगर एक ही चीज को बार बार अगर जहां पे जरूरत पड़ता है, आप अगर उस चीज को बिना दोबारा कोड को टाइप किए हुए अगर यूज एक्सेस करके सिर्फ ऑब्जेक्ट की मदद से अगर चला ले रहे हो, इनहेरिटेंस करके काम चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या है, कोड आप कम लिखोगे उस टाइम। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ,
कि जैसे मान लो आपके पास एक सामान है कोई चीज, ठीक है। और अगर उसी सामान को जिसको जिसको जरूरत हो वो क्या करते हैं, सभी लोग यूज कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं, तो क्या हो गया, उससे क्या हो गया फायदा कि आपका पैसा बच गया, ठीक है। और एक ही सामान से सबका काम हो गया। तो ठीक उसी तरह से कोड में क्या होता है कि आप अगर ज्यादा कोड लिखेंगे तो उसका लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो कंट्रोलर, जो ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है ज्यादा कोड लिखने से। और आप अगर कम कोड लिखेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो काफी फास्ट बनेगा, सुपर फास्ट रहेगा बाकी अदर सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो ये कोड रियूजेबिलिटी का फैसिलिटी हमको इनहेरिटेंस के मदद से मिल जाता है। हम दोबारा उसी कोड को नहीं लिखते हैं, एक ही कोड के मदद से सारा काम हमारा हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेथड ओवरराइडिंग। अब क्या है, एक मेथड अगर दूसरे, मतलब मान लो एक मेथड क्या करता है, एक दूसरे मेथड के ऊपर राइड कर जाता है, ओवर राइड कर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग। अब जो है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये मेथड ओवर राइडिंग जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं इस टॉपिक को आगे जब डिटेल में, अभी इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो देन आगे मैं इस टॉपिक को पार्टिकुलरली बात करूंगा पूरे डिटेल में प्रोग्रामिंग के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा सच एज, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास एक एक दूसरे क्लास का प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, जैसे क्लास ए और क्लास बी अगर क्लास ए के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, ये एग्जांपल हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। मल्टी लेवल में क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्लास ए है, दूसरा क्लास बी है और तीसरा क्लास सी है, तो अगर क्लास बी जो है क्लास ए का चीज का एक्सेस किया और क्लास सी जो है वो क्लास बी के चीज को एक्सेस किया, ये क्या हो गया, बार बार इनहेरिटेंस हो गया, दो बार हो गया, एक बी के थ्रू और एक सी के थ्रू, तो इसी को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट है हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होता है कि क्लास ए नाम का है और क्लास दो ठो और है मेरे पास, बी और सी। अगर अगर मान लो क्लास बी जो है और क्लास सी डायरेक्टली अगर कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्टली इनहेरिटेंस यूज करता है क्लास ए के थ्रू डायरेक्टली, वो बी से नहीं जुड़ेगा। बी से जुड़ गया अगर सी तो मल्टी लेवल में चला जाएगा। और अगर दोनों क्लास डायरेक्टली अगर ए से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। अभी मैं जो अभी समझाया आपको, तो इस चीज को आप समझो ऐसे ही। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, इनहेरिटेंस का जब अलग से टॉपिक लेकर के आएंगे तो उसमें पूरे पिक्चर्स के साथ, पूरे प्रोग्रामिंग के साथ मैं सिखाऊंगा। सो कीप द पेशेंस। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है जो विच कैन बी परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। हम लोग क्या देखो, पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीज, मल्टीपल। मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म होता है, मतलब अगर एक ही चीज को हम मल्टीपल फॉर्म में बना करके और अगर डिफरेंट डिफरेंट टास्क में अगर यूज करते हैं ना, तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। आप मान लो कोई बाजार से जाकर कोई सामान लाए, उस सामान के मदद से आप खाना भी बना रहे हो और खेल भी रहे हो या समथिंग और भी अदर काम भी कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो टोटली जो फंक्शन हुआ वो पॉलीमॉर्फिज्म का आप काम कर रहे हो। तो प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम एक ही चीज को मल्टी मल्टी मल्टीपल रूप दे देते हैं, ठीक है, मल्टीपल रूप दे करके और उससे हम डिफरेंट डिफरेंट काम करवाते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। द वर्ड पॉली जो है इसका मतलब अभी जस्ट समझाया है कि मैनी मॉर्फिम्स का मतलब फॉर्म्स होता है। सो मैनी फॉर्म्स एक ही चीज का अगर बनाते हो और डिफरेंट तरीके से यूज करते हो तो ये कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। ये दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म जावा में यूज होता है। पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम लोग जो है परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म इन बाय मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के मदद से पॉलीमॉर्फिज्म का काम करते हैं, ठीक है। यानी मान लो जैसे ओवरलोडिंग कहने का मतलब आप क्या समझे, मेथड ओवरराइडिंग मतलब आपको समझा ही दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो आप एक बाइक लिए, बाइक के ऊपर तीन लोग चले गए, तो क्या होता है कि बोलते हैं कि ट्रिपल लोडिंग हो गया, मतलब ओवरराइड आप कर रहे हो, ज्यादा बैठ गए, इसलिए आपको पुलिस वहां से फाइन लगा देती है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ कोई फाइन वाइन तो नहीं लगता, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि एक ही फंक्शन के ऊपर हम क्या, एक ही मेथड के ऊपर क्या किए, मल्टीपल मेथड का जो डेटा जो था वो डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आप मेथड एक प्रिंट नाम का बनाए, एक डिस्प्ले नाम का बनाए। आप क्या किए कि प्रिंट नाम का जो चीज था वो सारा सारा ट्रांसफर कर दिए किसको,
आप डिस्प्ले वाले मेथड को, तो ये क्या हो जाएगा, यानी उसका सारा चीज जो है ओवरराइड करेगा किसके ऊपर, आ डिस्प्ले नाम का फंक्शन के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाएगा मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, if you are overloaded a static method in Java, it is example of compile time polymorphism। आप अगर static method यानी static कीवर्ड लगा करके कोई मेथड बनाते हो और उसको अगर आप यूज करते हो ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कहानी कहलाएगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं, जिसमें जो है अ कॉल टू एन ओवररिडन मेथड, मतलब जो जिस मेथड के ऊपर ओवररिडन हो चुका है उस मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, रिजॉल्व एट रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम। उसको रन, अब ये करता क्या है, जब ओवररिडन मेथड को जब हम कॉल करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है, जब एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उस टाइम ये मदद करता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब मतलब प्रोग्राम रन कर गया तो उस टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अगर रन कर रहा है आपका, तो कहलाएगा आपका रन टाइम। ओके, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप समझते होंगे कि मैंने उस चीज को पे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, मतलब मतलब रोकथाम, कुछ कंडीशन, टर्म कंडीशन सेट कर दी है। तो हाँ, यही चीज है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम कंडीशन सेट कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है वो एडमिन ही छू सकता है, मतलब कोई जैसे स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, कुछ हम कॉलम को फिक्स कर देते हैं। ये वाला जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही लॉग इन कर सकते हैं, बाकी कोई मेंबर जो है लॉग इन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है प्रोग्राम में कि ये जो है पहला नंबर की जो एब्स्ट्रैक्शन जो फीचर है वो और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ये फीचर है उसी का। और इसमें क्या होता है कि हम जो डिटेल होता है किसी भी चीज का उसको हम हाइड कर देते हैं, उसके इंटरनल डिटेल, मतलब अंदर में क्या चल रहा है। जैसे आपके पास एक कार है, कार आप चला रहे हो, तो कार के अंदर में फ्यूल कैसे जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, किस पाइप से होके जा रहा है, ये सब चीज पे हम लोग नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं क्या कि कार हमारा माइलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कार हमारा जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस इतना ही चीज फोकस करते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंटरनल डिटेल को हाइड कर देते हैं और जो फंक्शनलिटी है, जो जरूरत का जो चीज है उसको हम शो कर देते हैं यूजर को। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे आप मैसेज तो सेंड करते हैं फोन से, लेकिन आप वहां पे ये नहीं सोचते कि ये मैसेज कैसे गया होगा, बस आपको मतलब क्या होता है, मैसेज भेजने से। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्शन जो है लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है इंटरनली, वो हमको उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो कैसे करता है, क्या करता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमको काम से मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट जो है इनकैप्सुलेशन। देखो, इनकैप्सुलेशन कहने का मतलब क्या होता है कि आप अगर जो जैसे मार्केट से आप टॉफी का डब्बा लेकर के आते हो, पैक पैक पूरा किया हुआ, तो टॉफी का डब्बा में क्या होता है, बहुत सारा टॉफी होता है। तो आप अगर वही चीज कोड के अंदर में क्या करते हो कि बहुत सारा कोड को आप अगर एक कोड के अंदर डाल देते हो ना, एक बाउंड्री के अंदर पैक कर देते हो, सिंगल यूनिट के अंदर में पैक कर देते हो, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है इनकैप्सुलेशन। यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग द कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। यानी एक बाउंड्री के अंदर अगर बहुत सारा चीज को आप पैक कर देते हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि which can create a fully encapsulated class in Java by making all the data member of the class private। अगर आपको इनकैप्सुलेशन चलाना है तो आप क्या कर लो कि जो भी आप डेटा वगैरह या जो भी मेथड वगैरह जो डिक्लेयर कर रहे हो उसको प्राइवेट नेचर का बना दो। अब ये प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, ये सब कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ इसको एक्सेस मॉडिफायर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज हम आगे देखेंगे कि ये सब इसलिए बनाया गया है ताकि हम जो है किसी भी कोड के ऊपर एक उसका एक्सेसिंग लेवल हम लिमिट कर सकें। ठीक है, अगर हम किसी कोड के पहले अगर प्राइवेट कीवर्ड लगा देते हैं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा देते हैं, तो वो कोड जो है वहां से फिर कहीं दूसरे जगह पे एक्सेस नहीं होगा, यानी हैकिंग से हमको बचा सकता है, सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। वहीं प्रोटेक्टेड थोड़ा सा लूज कर देता है सिक्योरिटी को, और पब्लिक जो है पूरा का पूरा लूज ही कर देता है, मतलब वहां कोई भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रोग्रामिंग पूरा कोड पे हम जब आएंगे, कोडिंग करने जब आएंगे तब। नेक्स्ट है कि जावा बीन जो है क्लास एक है, जो है एक फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास है।
नेक्स्ट है कि बाय प्रोवाइडिंग ओनली सेटर और गेटर मेथड, दो तरह का मेथड है हमारे जावा में, एक सेट नाम का, एक गेट नाम का। इन लोग दोनों करता क्या है, इसके मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी क्लास को जो है हम रीड ओनली मतलब पढ़ने लायक बना सकते हैं, या तो फिर लिखने लायक ही बना, मतलब उसमें कुछ हम एडिटिंग लायक बना सकते हैं। इट प्रोवाइड्स यू कंट्रोल ओवर द डेटा। अब अगर अगर आप किसी चीज का इनकैप्सुलेशन कर देते हो ना, तो इससे आपको फायदा क्या है कि आपका जो है टोटली कंट्रोल जो होगा वो डेटा के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके वो चीज में अंडर में आ जाएगा। जैसे आप सपोज यू वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ आईडी, जैसे मान लो कोई भी आईडी है, उसका वैल्यू आप सेट किए मान लो 10, ठीक है, विच शुड बी ग्रेटर देन 100 ओनली, मान लो 100 से ज्यादा सेट करना चाहते हो, तो यू कैन राइट द लॉजिक इनसाइड द सेटर मेथड। तो आप अगर सेट करना चाहते हो तो सेटर मेथड जो है उसके अंदर में जाकर के आप ये सब सारा चीज लिख डालो, उसका लॉजिक कोडिंग लिख डालो, उससे क्या हो जाएगा, उसका सेट हो जाएगा। सो यू कैन राइट द लॉजिक नॉट टू स्टोर द नेगेटिव नंबर इन द सेटर मेथड। तो आप लॉजिक लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर को आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, मतलब जैसा आप लॉजिक लिखेंगे वैसा काम होगा। इट इज ए वे टू अचीव द डेटा हाइडिंग, और ये इनकैप्सुलेशन इसलिए लाया गया ताकि हम सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा सके। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि इसको मेनली ये सोच करके लाया गया है ताकि ये डेटा को हाइड करके रखे, ताकि जो है एक्सटर्नल जो यूजर हैं उनका उस जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसके ऊपर नजर ना पड़े, वो उसको हैक ना कर पाए। अदर क्लास विल नॉट बी एबल टू एक्सेस, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर भी किसी ना किसी प्रोग्राम से बना हुआ है, और जो वायरस जो होता है वो भी एक प्रोग्राम से ही बना हुआ होता है। तो आपका अगर कोई वायरस क्या किया, वायरस के अंदर में कोडिंग अगर कुछ ऐसा लिखा गया तो किसी भी क्लास की चीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा का जो लॉजिक होगा, ठीक है, तो वो लॉजिक ब्रेक डाउन हो जाएगा इसके आने, यानी वायरस के लॉजिक के आने से। इसलिए ये सब चीज से बचाने के लिए जो है जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। आई होप आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। द इनकैप्सुलेट क्लास जो है, इसको जो है टेस्ट करना भी काफी इजी होता है क्योंकि क्लियर होता है सब कुछ। सो इट इज बेटर फॉर यूनिट टेस्टिंग। स्टैंडर्ड आईडी जो है प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू जनरेट द गेटर एंड सेटर मेथड। अभी आईडी क्या होता है, तो एक ऐसा चीज जहां पे हम जावा के कोड को लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आईडीई। ओके, सो इट इज easy एंड फास्ट टू क्रिएट एन इनकैप्सुलेटेड क्लास इन जावा। इसलिए जो है एक आईडी के आने की वजह से क्या है कि हम आसानी से जो है क्लास को क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम इनकैप्सुलेटेड बना लेते हैं। जैसे ब्लूजे ब्लूजे एक आईडीई है, जिसमें जो है कुछ स्कूल में जो है ये चलता है। जैसे डाल्टन का जो स्कूल है सेक्रेड हार्ट, वहाँ पे ये जो है ब्लूजे आईडी चलता है, उसमें लोग सभी लोग जावा का जो है कोडिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट है अब जो है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पोर्टेबल। पोर्टेबल कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो है कैपेबल होता है डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बने जो है जो किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सके, किसी भी कंप्यूटर को सपोर्ट कर सके। इसीलिए उसको बोल इसीलिए तो जावा के थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर बनता है वो हर कंप्यूटर के ऊपर रन कर जाता है, इसलिए उसको पोर्टेबल नेचर का दर्जा दिया गया है, राइट। और आज का जो क्लास का ये काफी बहुत बड़ा क्लास हो गया। सो हम जो है ये टॉपिक जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तक ही रोक करके रखेंगे, मैं ये समझा दे रहा हूँ। देन आगे जो है नेक्स्ट जो इसका जो टॉपिक होगा वो आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। पोर्टेबल इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या, सॉरी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या होता है कि हम कोड को किसी एक कंप्यूटर पे लिखे, उससे जो सॉफ्ट मतलब जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो बना हमारा, अब वो किसी दूसरे पे भी रन कर सके, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सके, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, सन सोलरिस हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सब जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके जब हम कोई जावा का प्रोग्राम चला बनाते हैं तो जब इनके ऊपर रन कराते हैं तो आसानी से ये रन कर जाता है। इसलिए बोला गया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसको कोई प्लेटफॉर्म का जरूरत, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रन करेगा ऐसा कोई कंडीशन इसके साथ नहीं है। ठीक है, ये सबका दोस्त है, ऐसे समझो आप। तो इसलिए यहाँ पे लिखिए जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इट मींस दैट राइट द कोड वंस एंड रन एनीवेयर, कहीं भी दुनिया को नाम ले जाकर चला दो। इट सपोर्ट्स एनी प्लेटफॉर्म, ये कोई भी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, विंडोज हो गया, लिनक्स, सोल्रिस, कुछ भी, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि जावा कोड जो है एक कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है। जैसे हम लोग अगर मान लो चाइना जाते हैं तो चाइना में जाने के लिए क्या एक आदमी को लेके जाना होगा आपको, ठीक है। तो अगर हम जो चीज हिंदी में बोलेंगे तो उसको वो क्या 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 करेगा मेरा ट्रांसलेटर आदमी, वो उसको चाइना में कन्वर्ट कर देगा
और उसको चाइना के लैंग्वेज में ही समझाएगा अगले को, तो अगले को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हम जो कोड जो लिखते हैं अपने लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, वो कोड डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है। वो फर्स्ट क्या करता है, उसको बाइट कोड में, मतलब एक ऐसा एक इंटरमीडिएट कोड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और मतलब डॉट क्लास फाइल जो बनता है आपका, उसी के अंदर बाइट कोड आपका स्टोर होता है, उसी को हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। मतलब इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट होता है सीधा हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइट कोड, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट जो कोड जो जनरेट होता है उसी को बाइट कोड बोलते हैं। तो जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। इंटरमीडिएट कोड इज नोन एज कंपाइल्ड कोड। दिस बाइट कोड इज जो है, सॉरी कंपाइल्ड कोड नहीं, बाइट कोड। दिस बाइट कोड जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है, जो क्योंकि इट कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, क्योंकि यही बाइट कोड जो है कहीं भी रन कर लेता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जावा के पास एक फीचर है राइट वंस एंड रन एनीवेयर का। मतलब आप जावा का कोड एक बार लिखो, सॉफ्टवेयर जो बनाना है बनाओ, और उसके बाद आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा लो। सो आज का जो है क्लास हम यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट्स। सो क्योंकि ये काफी बहुत बड़ा हो गया है, और अगर आपको इतना जो अभी मैंने जितना चीज सारा जो डिस्कस किया फीचर्स, अगर इस यहाँ तक में अगर कहीं भी आपको अगर दिक्कत आता है समझने में, तो आप डायरेक्टली तुरंत कमेंट करें हमें, ठीक है। और प्लीज चैनल को जो है लाइक करना ना भूले प्लीज, मैं बस ये मैं बोल रहा हूँ। इस वीडियो को जो है पूरा लाइक कीजिए आप, और जितना ज्यादा से ज्यादा है बाकी लोगों तक भी ये शेयर करें, ताकि कुछ लोग जो है जिनका जो जॉब चला गया, तो आप कोडिंग को सीख करके आप आईटी सेक्टर में अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। सो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करना। जो चीज़ समझ में नहीं आया हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट के रूप में। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।